Good morning to all of you. Myself Sandeep Kumar from Chanakya College of Education, बेतिया. My dear student, इसकी पहली वाली कक्षा में मैंने लेक्चर संख्या 3 में मैंने आपको प्रश्न कौशल के अंतर्गत पाठ योजना के बारे में बताया था कि आप प्रश्न कौशल के अंतर्गत पाठ योजना का निर्माण कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से करेंगे. अब हम लोग देखेंगे जो हम लोगों ने पाठ योजना को बनाया, तो आप लोग इस चीज़ को देखिएगा कि उसके अंतर्गत लास्ट में आपका आता है एक निरीक्षण सूची तथा रेटिंग स्केल. तो चलिए हम लोग निरीक्षण सूची और रेटिंग स्केल के अंतर्गत देखते हैं कि वो क्या होता है, वो कैसे रेटिंग किया जाता है एक शिक्षक के द्वारा, उसको करने से क्या फ़ायदा है, क्यों किया जाता है, ये सारी चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे. तो जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, यहाँ पर कहता है निरीक्षण सूची तथा रेटिंग स्केल के अंतर्गत, जैसे कहता है कि आपने जैसे पढ़ाया पाचन तंत्र के बारे में, तो पाचन तंत्र के बारे में जो आपने प्रश्न किया वो विषय वस्तु और उसके उद्देश्य से संबंधित है या नहीं. जो भी आपने प्रश्न किया, जैसे मैंने आपको दिखाया ना यहाँ पर कि आपने पाचन तंत्र के बारे में पूछा छात्रों से कि अच्छा बच्चा बताओ कि हमारे शरीर में भोजन कहाँ पचता है, तो छात्र ने उसका जवाब दिया. तो वही कहता है कि जो ये निरीक्षण सूची होती है, जो रेटिंग स्केल होते हैं, यह आपके मुख्य रूप से शिक्षण बिंदु पर निर्भर करता है कि आपने किस प्रकार से छात्रों से प्रश्न किया. दूसरा कहता है कि क्या वो प्रश्न विषय से संबंधित था या नहीं था. अगर विषय से संबंधित था तो कैसा था, आपका आवाज़ कैसा था, आपका प्रश्न कैसा था, प्रश्न का स्तर कैसा था, क्या आपने जिस क्लास को पढ़ाया उसी के अकॉर्डिंग, यानी कि उसी के अनुसार आपका जो प्रश्न किए था, या उससे हाई लेवल में था या नॉर्मल लो लेवल में था. तो ये सारे चीज़ ये निरीक्षण सूची और रेटिंग स्केल में दर्शाया जाता है. तो जैसे कि रेटिंग स्केल जो बनता है एक शिक्षक के द्वारा, उसमें पहला आपका सबसे पहला व्यवहार घटक के अंतर्गत पहला आपका कहता है कि प्रश्नों का मुख्य विषय वस्तु और उसके उद्देश्य से संबंधित होना. अगर है तो उसमें आपको टैलीज दिया जाएगा कितना % रहा. तो जैसे मेरा यहाँ पर दे दिया 6 हमने दिया टैली, तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 पर हमने गेल कर दिया. दूसरा आपका कहता है प्रश्न विचारों और कथनों में क्रमबद्धता का होना, यानी कि जो आपने प्रश्न किया क्या वो प्रश्न और जो विचार हो क्या एक दूसरे से मिले जुले, उसके अकॉर्डिंग आपका ये हो जाता है. तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने टैली किया 7. तीसरा आपका कहता है जो आपने प्रश्न किया उसमें जिस भाषा का प्रयोग किया क्या वो सरल और अच्छा था, अगर है तो उसके अकॉर्डिंग हुआ. लास्ट कहता है कि प्रश्न शैक्षिक स्तर के अनुरूप हो, तो यानी कि अगर आपका स्तर के अनुरूप है तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या किया गया है, रेटिंग दिया गया है. तो यहाँ पर जो व्यवहार घटक हो जाता है, पहला आपका क्रम संख्या देख लीजिए, उसमें व्यवहार घटक आप देख लीजिए, टैली देख लीजिए, और रेटिंग स्केल 2 तरह का दिया हुआ है, एक न्यूनतम और दूसरा अधिकतम. तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, निरीक्षण सूची और रेटिंग स्केल को तैयार किया जाता है. यानी कि शिक्षक सारे चीज़ को निरीक्षण करते हुए, निरीक्षण मतलब देखकर, सुनकर, समझकर, उसके बाद आपका एक स्केल तैयार करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं रेटिंग स्केल. आगे क्या कहता है, जैसे यहाँ पर आप देखिए कहता है कि वही चीज़ जो मैंने आपको ऊपर बताया, जैसे क्रम, मूल्यांकन सूची, यानी कि जो घटक हमने बताया, क्या वो घटक यानी कि जो आपको चीज़ मैंने बताया प्रश्न करते समय क्या वो विषय वस्तु से संबंधित था. तो अगर था तो उसकी टैली हमने बनाया तो 7 किया. तो यहाँ पर अब मूल्यांकन सूची में अब कैसा होना चाहिए, यहाँ पर आपको दे रहा है सामान्य से बहुत कम, सामान्य से कम यानी बहुत कम निम्न हो गया,
सामान्य से कम मध्यम हो गया, सामान्य नॉर्मल, सामान्य से अधिक अच्छा, सामान्य से बहुत अधिक यानी बहुत अच्छा, प्रतिभाशाली, अति प्रतिभाशाली। तो अब आपका डिपेंड करता है कि आपने कैसा प्रश्न किया। अगर प्रश्न आपका स्पष्ट है तो जो टीचर के द्वारा जो टैली दिया गया तो वो शिक्षक कह सकते हैं। अगर थोड़ा सा उसमें कमी आती है तो शिक्षक उसमें प्रतिभाशाली देते हैं। अगर बहुत अच्छा रहा तो वो आपका अति प्रतिभाशाली हो गया। दूसरा आपका रेटिंग स्केल अगर देखते हैं, दूसरा कहता है कि प्रश्न, विचारों और कथनों में क्रमबद्धता का होना, यानी कि जो आपने प्रश्न किए, जो विचार दिए, जो तर्क दिए, जो बातचीत की है, क्या वो पूर्ण रूप से क्या हुआ, क्रमबद्ध हुआ या नहीं। अगर है तो उसकी मैंने रेटिंग स्केल दिया। तो देखिए रेटिंग स्केल मैंने कैसे दिया। अब होता क्या है कि हम लोग कभी कभी प्रश्न करते करते 2 मिनट के लिए कहीं किसी और बात में चले जाते हैं, तो उस स्थिति में क्या हो गया, यानी कि हमने किया, अगर अच्छा किया तो हमने क्या किया, लास्ट में आपको देखिए अति प्रतिभाशाली। हाँ, अति प्रतिभाशाली हमने कब दिया, जब हमने देखा कि रियल में बच्चे ने जो, यानी कि जो शिक्षक ने जो कार्य किया पूर्ण रूप से, यानी जो प्रश्न का निर्माण किया स्वतः वह पूर्ण रूप से विषय से संबंधित था, तो हमने उसको वहाँ पर अति प्रतिभाशाली उन पर टिक किया। तीसरा आपका कहता है कि क्या कहता है, प्रश्न सरल और सुगम होना चाहिए। तो तीसरा स्केल में अगर आपका प्रश्न सरल रहता है, स्पष्ट रहता है, पूरे भाव के साथ रहता है, पूरे व्याकरण का यूज कर कर, आवाज एकदम पूर्ण रूप से स्पष्ट है, तो हम उसमें जो आपको देने का होता है वो आप दे सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ होता है तो शिक्षक अपने अनुसार देते हैं, यानी कि जैसा आप प्रश्न करते हैं, जैसा आपने प्रश्न किया, जैसा आपका आवाज रहा, यानी कि इसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि आप कि पूर्ण रूप से कैसे अपने शिक्षण व्यवस्था को सफल बना रहे हैं। क्या आप में घबराहट तो नहीं है। अगर सब कुछ अगर बहुत अच्छा रहा तो अति उत्तम दे दीजिए, अगर थोड़ा सा कम रहा तो प्रतिभाशाली, उससे भी कम रहा तो बहुत अच्छा, उससे भी कम रहा तो अच्छा पर आ जाइए, और नहीं तो नॉर्मल, सामान्य से कम। तो इस प्रकार का आप रेटिंग दे सकते हैं। उसके बाद से आप 14 प्रश्न शैक्षिक स्तर के अनुरूप हो, यानी कि चौथा इसके लिए, यानी कि आप जिस क्लास को पढ़ा रहे हैं क्या उसके अकॉर्डिंग था या नहीं था। अब मान लीजिए कि आप क्लास 5 को पढ़ा रहे हैं और क्लास 10th के अकॉर्डिंग प्रश्न कर रहे हैं तो भी आपका बेकार है। आप क्लास 5 को जब पढ़ा रहे हैं तो 5 के बच्चे को 5 के अकॉर्डिंग ही आप प्रश्न का निर्माण करेंगे। अगर क्लास 10th के बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग, यानी कि जो आपका शैक्षिक स्तर है एकदम पूर्ण रूप से होना चाहिए। अगर वो सही रहा तो आप शिक्षक के द्वारा जो भी आपको मूल्यांकन तालिका के अंतर्गत जो रेटिंग दी जाती है वो आपके घटक के अकॉर्डिंग दी जाती है। तो ये आपका था मूल्यांकन, यानी कि ये जो आपका था निरीक्षण, सूची तथा रेटिंग स्किल्स के बारे में। इसी के अंतर्गत अंत में पर्यवेक्षक की टिप्पणी, यानी कि जो आपका बैठकर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो अपना टिप्पणी इस पर क्या करते हैं, लिखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया पाचन तंत्र के बारे में, तो वहाँ पर क्या हो गया, अब शिक्षक वहाँ पर लिख सकते हैं कि छात्र अध्यापक द्वारा किया गया शिक्षण कार्य पूर्ण रूप से सफल रहा। अगर सफल है तो सफल रहा, जो भी कम बेस होगी, जो भी कम बेस होगी शिक्षक उस कमी बेसी को बताएंगे, लिखवाएंगे। अगर उसमें और टिप्पणी डाल सकते हैं, अगर अच्छा रहता है तो क्या शिक्षक करेंगे, प्रश्न का माध्यम पाठ्य वस्तु के अनुरूप है, यानी कि जो प्रश्न एक शिक्षक के द्वारा, छात्र अध्यापक के द्वारा किया गया वो क्या हुआ, पाठ्य वस्तु के अनुरूप था। फिर उसमें डाल देते हैं पुनः शिक्षण करते समय, यानी प्रश्न करते समय आगमन एवं निगमन उपागम का प्रयोग पूर्ण रूप से किया गया। उसके बाद कहते हैं कि प्रश्न सरल एवं स्पष्ट रहा, यानी कि जो शिक्षक जिस चीज को देखकर, यानी आपको देखकर जिस चीज को वॉच कर रहे हैं, यानी देखकर सुन रहे हैं, उसी चीज को शिक्षक ये जो परीक्षण टिप्पणी में
अपने अनुसार लिखते हैं। इससे लिखने से क्या फ़ायदा होता है? लिखने से क्या फ़ायदा होता है? लिखने से यही एक फ़ायदा होता है कि हमारे अंदर में शिक्षण को यानी कि पढ़ाते समय जो कमी बेसी है, उस कमी बेसी को क्या करें? दूर कर सके। यानी कि जिस चीज़ को जब शिक्षक लिख देते हैं तो उसके बाद छात्र अपने पर्यवेक्षण टिप्पणी को देखते हैं कि उसमें क्या कमी है, किस चीज़ की कमी है। अगर उनके पास किसी प्रकार का प्रश्न रहता है या शिक्षक की जो फीडबैक, जो शिक्षक के द्वारा जो लिखा गया, उससे छात्र अगर खुश नहीं है तो वो प्रश्न करते हैं शिक्षक से कि आपने ऐसा क्यों किया, क्या कमी था। तो शिक्षक क्या करते हैं? उसकी कमी को बतलाते हैं। और छात्र का दायित्व क्या होता है? यानी छात्र अध्यापक का क्या दायित्व होता है? छात्र अध्यापक का दायित्व होता है कि वह अपना उस कमी को क्या करे? दूर करता है और आने वाले शिक्षण कार्य को उससे अच्छा, उससे स्पष्ट और सरल बनाने का प्रयत्न करता है, ताकि शिक्षक छात्र के बीच में एक अच्छा भावना यानी सहसंबंध की भावना स्थापित हो सके। सहसंबंध हम बार बार कहते हैं, क्या होता है सहसंबंध? यानी कि सहसंबंध से एक हमारा तात्पर्य यह है कि मान लीजिए कि शिक्षक अगर विद्यालय में पढ़ाने जाते हैं और वहाँ पर छात्र ही ना रहे तो शिक्षक किसको पढ़ाएंगे? अगर मान लीजिए कि विद्यालय में छात्र हैं, शिक्षक नहीं है, तो छात्र किससे पढ़ेंगे? तो ये दोनों चीज़ को क्या कहते हैं? सहसंबंध। यानी कि पढ़ाने के लिए शिक्षक का होना जरूरी है और पढ़ने के लिए छात्र का। तो उसी प्रकार प्रश्न करने के लिए जो हम प्रश्न कर रहे हैं वो हमारा विषय से रिलेटेड होना चाहिए, हमारा प्रश्न स्पष्ट होना चाहिए, सरल होना चाहिए, ताकि बच्चे आसानी से इसको क्या कर सके? सुन सके, कैच कर सके और उसका जवाब क्या कर सके? आसानी से दे सके। और आपका शिक्षण कार्य निरंतर क्या हो? चलता रहे। तो ये होता है सहसंबंध की भावना, जिसको हम लोगों ने क्या किया? शिक्षक छात्र के बीच में देखा जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, हमने आपको प्रश्न कौशल के अंतर्गत सबसे पहले हमने प्रश्न कौशल के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया कि प्रश्न कौशल क्या है। उसके बाद हमने प्रश्न कौशल की परिभाषा को बताया कि हमारे कुछ विद्वानों ने प्रश्न कौशल को निम्न प्रकार से परिभाषित किए हैं। फिर हमने उसकी अवधारणा के बारे में आपको बताया। फिर हमने प्रश्न कौशल की विशेषता के बारे में बताया। उसके बाद प्रश्न कौशल के प्रकार के अंतर्गत हमने 3 प्रकार को बताया: अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। लघु उत्तरीय क्या है, अति लघु उत्तरीय क्या है और दीर्घ उत्तरीय क्या है, मैंने उसके बारे में भी आपको बताया। फिर हमने कहा प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य रहता है, उसके बारे में हमने बताया। उसके बाद हमने आपको प्रश्न कौशल के घटक के बारे में बताया कि इसके कौन कौन से घटक है, वांछित और अवांछनीय घटक, यानी वांछनीय और अवांछनीय घटक दोनों के बारे में बताया। फिर हमने अपने लेक्चर में आपको प्रश्न कौशल के अंतर्गत पाठ योजना के निर्माण के बारे में बताया कि आप कैसे पाठ योजना के निर्माण करेंगे। और लास्ट में हमने क्या बताया? लास्ट में हमने आपको प्रश्न कौशल के अंतर्गत निरीक्षण सूची तथा रेटिंग स्किल्स के बारे में बताया कि कैसे आपका रेटिंग स्किल, कैसे आपका निरीक्षण होता है। और उसी के अंतर्गत अंततः लास्ट में जो शिक्षक जो आपके साथ रहते हैं, जो आपकी शिक्षण क्रियाकलाप को देखते हैं, वो अपना क्या फीडबैक देते हैं, हमने यानी कि जो अपना पर्यवेक्षक जो होते हैं क्या अपना फीडबैक देते हैं, क्या अपना टिप्पणी देते हैं, उसके बारे में आपको बताया कि उसका देने से क्या फ़ायदा है, क्यों देते हैं इत्यादि। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।